सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, मैं चित्रांश दादिच, आप सभी लोगों का फ्रेंड एंड कंपेनियन। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे थर्ड लेक्चर के बारे में, जिसमें हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं हमारे चैप्टर का। तो आधा चैप्टर हम लोग देख चुके हैं और एक हंसी खुशी वाले तरीके से, जैसे दादी और पोता साथ में रह रहे थे, गांव में आराम से पढ़ाई कर रहे थे और जिस तरीके से उनकी लाइफ बहुत ही नज़दीकी दौर से गुजर रही थी कि बहुत ही एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड बन गए थे, वो सारी की सारी स्टोरी लाइन हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर आप चेक कर सकते हैं, वो आपको नीचे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में कि जब दादी और पोता दोनों वहां पर शहर चले गए, शहर जाकर रहने लगे और अब दादी जो है वो साथ में नहीं जा सकती थी स्कूल छोड़ने के लिए। क्यों नहीं जा सकती थी? क्योंकि वो स्कूल बस से जाता था। तो यहां से हम देखेंगे कि अब इन दादी और पोते के बीच में किस तरह की दूरियां आना शुरू होती है, उसके क्या परिणाम निकलते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। कोशिश करेंगे कि हम भी आज के इस लेक्चर से, जो सेकंड हाफ है हमारे लेक्चर का, इससे कुछ सीख करके जाएं और हमारे घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि हम भी नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय और बचा है उनके साथ बिताने के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इसे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। तो वहां पर सड़कों पर कोई डॉग्स नहीं थे, यानी कि शहर की बात हो रही है। तो शहर पर स्ट्रीट्स का मतलब होता है सड़कें या सड़कों पर। ठीक है। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज। और उन्होंने चिड़िया को, स्पैरोज को फीड करना, खिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि दादी जब गांव में थी तब तो वो कुत्तों को रोटियां खिलाती थी, लेकिन अब जब शहर में आ गई तो वहां पर हमारे ऑथर जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया यहां पर तो कोई कुत्ते थे ही नहीं सड़कों पे, इसलिए वो चिड़ियाओं को, चिड़िया भारत में जो चिड़िया पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? गोरैया। तो गोरैया नाम की जो चिड़िया है उसे वो लोग फीड कराते थे। ठीक है, उसकी दादी फीड कराती थी। इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड बोला जाता है अपने घर में जो चौक होता है ना, उस चौक के अंदर ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर में। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, देखो कितना अच्छा वर्ड आया है, बीतना या गुजरना। क्या शब्द आएगा इसके लिए? रोल्ड बाय का मतलब होता है समय का बीतना या समय का गुजरना। जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से कम मिला करते थे। अब देखो, सॉ का मतलब देखना नहीं होता। ठीक है, जब हम कहते हैं ना इंग्लिश में आई विल सी यू लेटर, आई विल सी यू लेटर का मतलब क्या है? मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, ना कि मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। बहुत सारे लोग तो धमकी में भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, आई विल सी यू लेटर, मैं तुझे बाद में देख लूंगा। तो वो वैसे नहीं है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से बहुत ही कम मिल पाते थे, क्योंकि स्कूल से आए, होमवर्क करना है, फिर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, फिर सो गए, फिर स्कूल चले गए, तो एक दूसरे से मिलने का समय बहुत कम मिल पाता था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय तक लगातार वो मुझे उठाती रही, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही, स्कूल के लिए रेडी करती रही। व्हेन आई केम बैक, और जब कभी भी मैं घर आता था, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, वो मुझसे हमेशा पूछती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया, कि आज क्या पढ़ा भाई, आज क्या पढ़ा बताओ। छोटे बच्चों से पूछा जाता है ना जब घर आते हैं, आज क्या पढ़ा, आज क्या करा स्कूल में, क्या खाया, क्या खेला। तो वैसे ही दादी जो है बात करने का प्रयास करती थी कि भाई आज क्या पढ़ाया गया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, और मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न साइंस मतलब पश्चिमी जो देश हैं, पश्चिमी देशों का जो विज्ञान है, जो साइंस है, जो अपने साइंस चलती है, बायो, फिजिक्स और ये सब। ठीक है, तो ऐसे वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता था। एंड लर्निंग्स, और वहां से क्या क्या सीखें मिलती हैं उसके बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी जो है गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसके बारे में बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है एक बार मुझे भी बताना भाई, है किस किस को पता है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि ये क्या होता है क्योंकि मैं तो लिटरेचर वाला हूँ, इंग्लिश में मेरी जानकारी उतनी ही है जितनी किसी नवजात शिशु की होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताना। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और ये भी बताया गया हमें स्कूल में कि संसार जो है, पृथ्वी जो है वो गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सुनकर के वो बहुत ही दुखी हो जाती थी।
क्योंकि दादी जो हैं उनके हिसाब से इस उम्र में बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं दी जानी चाहिए, एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा देनी चाहिए, ना कि ये सारी की सारी चीजें सिखानी चाहिए। तो अब दादी जो है वो ये सारी बातें सुनकर के बहुत ही दुखी हुई। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वो मेरे किसी भी पाठ के साथ, यानी मैं जो भी पढ़ाई करता था उसमें मेरी किसी तरह की सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, और ये सारी चीजें जो मुझे पढ़ाई जा रही थी, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, यानी वे लोग कौन, जो इंग्लिश स्कूल के टीचर्स हैं, वे लोग जो कुछ मुझे पढ़ा रहे थे, मेरी दादी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सारी चीजें इस बच्चे को पढ़ाई जाती है। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस का मतलब होता है वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी, तनाव में आ जाती थी, परेशान हो जाती थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, के बच्चों को गॉड के बारे में, भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा, एंड द स्क्रिप्चर्स, और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, और एक दिन मैंने घर आकर के घोषणा की, बताया सभी को कि हम लोगों को संगीत के लेसन, यानी संगीत की शिक्षा दी जा रही है। तो मैंने आकर, जैसे छोटे बच्चों की कोई नई एक्टिविटी शुरू होती है ना, पहली बार कंप्यूटर लैब में जाते हैं, अरे पापा पता है आज हम कंप्यूटर लैब में गए थे, हमने कंप्यूटर देखा, कंप्यूटर चलाया, है ना। ऐसे ही बच्चों का जब पहली बार स्पोर्ट्स का गेम पीरियड होता है और वो कोई मेजर स्पोर्ट खेलना शुरू करते हैं, तब भी खुश होकर के बताते हैं आज पता है पापा हम लोग बैट बॉल खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, ये सारी चीज़ें आज स्कूल में खिलाई गई। तो इस तरह से वह आकर के बहुत ही खुश होकर के बताता है कि आज हमें स्कूल में म्यूजिक सिखाया गया और म्यूजिक की हमारी क्लासेस हुई, म्यूजिक के लेसन हुए। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और ये बात सुनकर के तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई। बोले ये लो, पहले पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में भगवान और धर्म ग्रंथ की कोई बात नहीं हो रही, ऊपर से यही कमी रह गई थी भाई, संगीत सिखाना और शुरू कर दिया। अब दादी की नज़रों में संगीत के साथ क्या परेशानी वो देखते हैं। टू हर, उनके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड, यानी कि एक दुष्ट या बेकार काम है, बहुत ही खराब काम है संगीत करना, संगीत बजाना, संगीत गाना, ये सभी बहुत बेकार काम है, बहुत ही ऐसे लोगों के काम है जिन्हें समाज में एक उचित या सम्मान का दर्जा नहीं दिया जाता, ऐसा दादी सोचती थी। एसोसिएशंस, यानी कि ऐसी संगति, संगीत की संगति नहीं करनी चाहिए, संगीत गाना बजाना नहीं चाहिए। इट वॉज द मोनोपोली, ये एकाधिकार है हॉर्लोट्स का, ऐसे लोगों का जो कि भीख मांगते हैं या भीख मांग करके खाने का काम करते हैं या गाने बजाने का काम करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों का काम है। एंड बेगर्स, भिखारियों का। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, फॉक का मतलब होता है लोग, तो अच्छे लोग जो हैं, समझदार लोग जो हैं, सज्जन लोग जो हैं, उनके करने का काम नहीं है, उन लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, संगीत नहीं बजाना चाहिए। कहते हैं ना कि वर्ड तो बहुत अजीब है, कोई भी बच्चा अगर कहता है, खास करके ग्रामीण परिवेश में घर जाके, कि पापा मुझे डांस करना सीखना है, नचनिया बनेगा तू, नचनिया, ऐसे करके छेड़ते हैं, ऐसे करके मतलब बहुत ही उसको एक निम्न श्रेणी का कार्य बताते हैं। लेकिन आज अगर हम देखें तो ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं संगीत में भी और नृत्य में भी, कि जिनकी विश्व ख्याति उन्हें प्राप्त है। और बहुत सारे नाम हैं, 1 2 5 नाम नहीं है, अनेकों नाम हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है संगीत के द्वारा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दादी जो हैं, जो बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा की हैं, प्राचीन विचारधारा की हैं, वो कहती है कि भाई ये सारे के सारे भिखारियों के और नाचने गाने वाले लोगों के काम है संगीत वंगीत, अच्छे और समाज लोग, अच्छे सभ्य लोग और सभ्य समाज में रहने वाले लोग इन चीज़ों से दूर रहते हैं। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उनका जो साइलेंस था, उनका जो मौन था, वे बिल्कुल चुप थी, उसका मतलब था डिसअप्रूवल, कि उनकी अस्वीकृति या असहमति है इस बारे में कि मैं संगीत सीखूं, ठीक है। वैसे कहा जाता है मौनः स्वीकृति लक्षणम, कि अगर कोई व्यक्ति से आप कोई बात कह रहे हैं और हाँ या ना की आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, और वो चुप हो जाता है, तो चुप्पी का मतलब हाँ होता है। संस्कृत में ऐसा कहा गया है, मौनः स्वीकृति
लक्षणम। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। आप अपने घर वालों को जाकर के बता रहे हो कि आज स्कूल के अंदर हमारे को पनिश कर दिया गया था और हमारे को बहुत ज़्यादा पिटाई हुई, हम लोग शैतानी कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, तो इसका मतलब वहाँ स्वीकृति नहीं है। वहाँ ये है कि बस मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, गुस्से में मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, अगर मैं कुछ बोलूँगा तेरी पिटाई हो जाएगी, इसलिए अब तू चुप हो जा। तो यहाँ पर दादी की भी स्थिति यही है कि वो चुप है डिसअप्रूवल में, वो इस बात से सहमत नहीं है, वो इस बात की स्वीकृति नहीं देती कि सभ्य समाज के लोग जो हैं वो संगीत सीखें। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उस दिन के बाद ना के बराबर ही, बहुत कम, हिंदी में बोलते हैं नगण्य, ऐसे मौके आते थे जब वो मुझसे बात करती थी। तो गाइस आगे यहाँ पे हम देखते हैं व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, यानी कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया, अपनी उच्च शिक्षा के लिए जिस समय मैं जाने वाला था, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माइन, तब मुझे अपना खुद का पर्सनल एक कमरा दिया गया, ठीक है। कब दिया गया? जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया तब मुझे अपना खुद का एक निजी कमरा दिया गया कि भाई इसकी प्राइवेसी है, ये अपने आराम से पढ़ाई करे, लिखाई करे, जो भी इसका टाइमिंग हो, ये किसी को डिस्टर्ब ना करे और कोई और इसको डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए पर्सनल रूम उसको उनको दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। स्नैप्ड का मतलब होता है टूट जाना। तो हमारे बीच में जो एक कॉमन लिंक था हमारी दोस्ती का, वो टूट गया। वो कॉमन लिंक क्या था? तो कॉमन लिंक था वो रूम, वो कमरा जो ये आपस में साझा करते थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ना कि एक ही रूम दिया गया दादी और पोते को रहने के लिए। अब जो एक ये था कि भाई आते जाते राम राम हो जाती, नमस्कार हो जाती, धोख प्रणाम हो जाती, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया, यानी वो जो कॉमन लिंक था वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन। तो मेरी दादी माँ जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया अपने इस एकांत को, वो भी रेजिग्नेशन के साथ, यानी समर्पण के साथ। उन्होंने इस बात के सामने, इस घटना के सामने कोई भी विरोध नहीं किया। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि भाई क्यों दे रहे हो अलग कमरा, यहाँ सो तो रहा है, यहीं सो जाएगा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, यहीं रह लेगा, यहीं पढ़ लेगा। नहीं, उनका ये था अब दादी माँ का रवैया ये होने वाला है, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ, जिसको बोलना है बोलो, जिसको नहीं बोलना है मत बोलो, जिसको जो करना है करो, तुम जानो तुम्हारी राम कथा जाने। तो वो दादी माँ का अब मूड हो गया, अब एटीट्यूड दादी माँ का चेंज हो गया। अब वो किसी पर किसी तरह की डिपेंडेंसी नहीं है दादी माँ की, वो किसी पर निर्भर नहीं है किसी से बात करने के लिए, किसी के प्रेम के लिए, किसी के साथ के लिए। अब दादी माँ के मन में ये सारी की सारी भावनाएं पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। अब वो अपने एकांत को स्वीकार कर चुकी है कि अब मैं अकेली हूं और अकेले ही मुझे अपना जीवन जीना है। और इस परिस्थिति के सामने वो अपने हथियार डाल देती हैं, समर्पण कर देती हैं। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वह ना के बराबर ही अपने स्पिनिंग व्हील, यानी कि इस तरह की जो फेरने वाली माला होती है ना, ऐसी माला को ना के बराबर ही छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर के, कब से लेकर के? सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक शी सेट बाय हर व्हील, वह अपनी माला के साथ बैठी रहती थी, स्पिनिंग माला फेरती रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी प्रार्थनाओं को दोहराती रहती थी, अपनी प्रार्थनाओं को बार बार गाती रहती थी, ठीक है। ओनली इन द आफ्टरनून, मात्र दोपहर के समय में, यानी कि पूरे दिन भर वो बैठ करके केवल माला फेरती रहती थी, और दोपहर के समय में शी रिलैक्स्ड, यानी कि वो क्या करती थी? वो आराम करती थी। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए। टू फीड द स्पैरोज, और उस आराम के समय में वो क्या करती थी? चिड़ियाओं को खिलाने का काम करती थी, रोटी के छोटे छोटे अपने हाथ से टुकड़े करके, बिट्स करके, और उन्हें खिलाती थी। वाइल शी सैट इन द वेरिंडा, जब भी वो बरामदे में, वेरिंडा बोला है, बरामदा बोल देते अपन, जब भी वो वेरिंडा या बरामदे में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स, और रोटी को तोड़ती थी। ब्रेक का मतलब क्या करना होता है? तोड़ना। इनटू लिटिल बिट्स, छोटे टुकड़ों में। लिटिल बिट्स का मतलब क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, तो सैकड़ों की तादाद में, हंड्रेड्स का मतलब क्या होता है? सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे पक्षी जो हैं, चिड़ियाएं जो हैं, कलेक्टेड अराउंड हर, उनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी।
क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरुपिंग्स। और वो क्या करती थी, क्रिएट करने का मतलब है शोरगुल मचाती थी, मचाना, रचना करना, बोलना, ऐसा कह सकते हो। वेरिटेबल का मतलब वास्तविक रूप से, बेडलम का मतलब शोरगुल, चिपरिंग्स का यानी चहचहाहट, यानी ची 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 की आवाज उनके चारों तरफ पूरे बरामदे में गूंजती रहती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। कुछ पक्षी, कुछ चिड़ियाएं जो है वो आती थी और आकर के चढ़कर बैठ जाती थी उनके पैरों पर। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। कुछ चिड़िया आकर के उनके कंधों पर बैठ जाती थी यहां पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड। और कुछ चिड़ियाएं आकर के उनके सर पे भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वह मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी शू शू करके उन्हें भगाती नहीं थी। शूड अवे का मतलब होता है अपने से दूर भगा देना, तो वो कभी भी शू करके उन्हें अपने आप से दूर नहीं भगाती थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये जो समय है ये उनका सबसे खुशनुमा, बोलते हैं हिंदी में एक शब्द आता है खुशनुमा, तो ये खुशनुमा या सबसे ज्यादा प्रसन्नता से भरा हुआ आधे घंटे का दिन होता था उनका। यानी आधे घंटे तक वो बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती थी, खुश रहती थी, जब वो अपने आसपास उन पक्षियों को रोटी खिलाती रहती थी। When I decided to go abroad, जब मैंने विदेश जाने का फैसला लिया आगे की पढ़ाई के लिए, for further studies, यानी आगे और जो मेरा अध्ययन होने वाला था, मेरी पढ़ाई लिखाई होने वाली थी, उसके लिए जब मैंने तय किया कि भाई मैं अब्रॉड चला जाऊंगा, विदेश बस जाऊंगा, I was sure my grandmother would be upset। तो मैं जानता था, मैं निश्चित था कि मेरी दादी माँ जो है इस बात से घबरा जाएंगी, या आप कह सकते हो निराश होंगी। कैसी होंगी? निराश हो जाएंगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए बाहर जाने वाला था। And at her age one could never tell, और उनकी इस उम्र में कोई भी नहीं कह सकता। अब यहां पर क्या है क्या नहीं है, इस वाक्य का अर्थ ये समझेंगे कि भाई उनकी ऐसी उम्र है कि कोई नहीं कह सकता कि 5 साल जब बाद में वापस आऊंगा तब तक दादी माँ रहेंगी, नहीं रहेंगी, उनकी मृत्यु हो जाएंगी या वो जीवित रहेंगी, इसका कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मैं कह सकता था कि भाई मेरी दादी माँ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सही रहेंगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो जरा सी भी, थोड़ी सी भी सेंटिमेंटल या भावुक नहीं थी। She came to leave me at the railway station, वो खुद मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आई, but did not talk or show any emotion, लेकिन ना तो उन्होंने मुझसे बात की, ना ही उन्होंने कोई इमोशन शो किया, यानी कि अपनी कोई बात या अपना कोई इमोशन कुछ भी इन्होंने वहां नहीं दर्शाया। मतलब हाँ ठीक है, क्या है, विदेश जा रहा हूं दादी पढ़ने, हाँ ठीक है निकल तो वो वाला एटीट्यूड है दादी का, ठीक है निकल, चलो निकलो, तुरंत निकलो, जाओ। तो बोले कि दादी रोएगी, गले लगाएगी, कुछ नहीं, शांति से, हाँ ठीक है जा रहा है जा, राइट। तो इस तरह का उनका यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, शी वॉज अ लेडी ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कि बहुत ही मजबूत चरित्र था उनका। सामान्यतः महिलाएं क्या होती है, अपने को किसी ना किसी से एसोसिएट कर लेती है, भाई मैं तो क्यों हूँ, मैं तो मेरे माँ बाप के लिए हूँ, उसके बाद मैं क्यों जी रही हूँ, मैं तो अपने पति के लिए जी रही हूँ, फिर बच्चों के लिए जी रही हूँ, फिर बच्चे बड़े हो गए तो उनकी शादी करने के लिए जी रही हूँ, शादी हो गई तो पोते पोती के लिए जी रही हूँ, पोते पोती हो गए तो पड़ पोते पोती, फिर हो गए तो फिर सड़ पोते पोती। तो महिलाएं सामान्यतः अपने आप को ऐसे किसी ना किसी से एसोसिएट करके अपनी लाइफ को जीती हैं। उनके स्वयं के अपने अस्तित्व को कोई महत्व नहीं देती, किसी भी प्रकार का अपने अस्तित्व का सम्मान नहीं करती। यहाँ पर दादी जी से हमें सीखने को मिलता है, उन्हें बेटे बहू से भी कोई मतलब नहीं, पोता जब तक प्यार से साथ रह रहा था, दोस्ती जैसा था, जब तक उनके अनुसार चीजें चल रही थी तब तक उससे मतलब रखा, अब नहीं चल रही तो ठीक है भाई, तू भी अपनी लाइफ में मस्त रहे, कोई समस्या नहीं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके लिप्स जो थे दादी के वो प्रार्थनाओं में लगातार हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो प्रेयर्स में ही लगा हुआ था और उनका पूरा ध्यान प्रेयर्स में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोसरी, उनकी उंगलियां जो थी वो व्यस्त थी। टेलिंग का मतलब होता है फेरना, बीट्स का मतलब होता है दाने, रोसरी का मतलब होता है माला। तो उनकी उंगलियां उनके माला के दानों को फेरने में, घुमाने में व्यस्त थी।
साइलेंटली, चुपचाप, शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने किस किया मेरे फोरहेड को। फोरहेड अपन कह देते हैं करम, कर्म नहीं है, करम है, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको फोरहेड कहा जाता है। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब मैं वहां से निकला, जब मैं वहां से गया, आई चेरिश्ड, मैंने ध्यान से सावधानी पूर्वक महसूस किया, द मॉइस्ट इम्प्रिंट, थोड़ा सा गीला स्पर्श, एज परहैप्स, जैसे कि शायद ये आखिरी चिन्ह था हमारे बीच में शारीरिक तौर पर किसी भी तरह से जुड़ने में। यानी कि जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से गले मिलते हैं, किसी को सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी तबीयत बहुत ही खराब हो और उन्होंने आपके सर पे हाथ रख के आपको आशीर्वाद दिया हो, तो ऐसा लगता है कि शायद ये आखिरी बार है कि शारीरिक रूप से ये मुझे ऐसे हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वही उनको महसूस हुआ कि शायद ये उनके बीच में आखिरी शारीरिक स्पर्श था, जो अब पता नहीं दोबारा, गॉड नोस, दोबारा ऐसा कभी कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन इतना ही नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद मैं घर लौट आया, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे कहाँ मिला, दादी से, हर का मतलब दादी से, एट द स्टेशन, यानी दादी खुद मुझे वापस लेने के लिए आई थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वो दिखने में एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। यानी जब मैं गया था तब जितनी वृद्धा थी, अभी भी उतनी ही वृद्ध वो दिखाई दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी उनके पास कोई टाइम नहीं था शब्दों से मुझसे बात करने के लिए। वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, क्लैप्स का मतलब होता है बांध लेना, पकड़ लेना, जकड़ लेना, यानी कि जब उन्होंने मुझे गले लगाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उन्हें साफ तौर पर सुन सकता था कि वो अभी भी प्रेयर्स ही कर रही थी, अपने प्रार्थनाओं को ही लगातार दोहरा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जो मेरा पहला दिन था आने का, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज, उस दिन भी उनका सबसे खुशनुमा समय जो था वो उनकी स्पैरोज के साथ था, उनकी चिड़ियाओं के साथ था। यानी कि मैं उनका पोता 5 साल बाद विदेश से पढ़ के आया हूं, आ गया, रेलवे स्टेशन लेने आ गई, गले लगा लिया, अभी भी अपने प्रार्थनाओं में लगी हुई है। उस दिन का भी सबसे खुशनुमा समय कौन सा है, वही आधा घंटा जब वो अपनी चिड़ियाओं को, अपने पक्षियों को खाना खिलाती हैं। whom she fed longer with frivolous rebukes, यानी कि निरर्थक, बिना मतलबी, कई बार ऐसे ही मजाक में उनको हल्का सा फटकार देती थी, डांट देती थी। इन द इवनिंग, शाम के समय में, अ चेंज केम ओवर हर, अचानक से उनमें एक परिवर्तन देखने को मिला। चेंज का मतलब होता है वो थोड़ी सी बदल गई। क्या हो गया, उनमें थोड़ा सा बदलाव दिखाई दिया। शी डिड नॉट प्रे, शाम के समय वो प्रे यानी कि अपनी माला फेरने का काम नहीं करती थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने घर के आसपास की जितनी महिलाएं थी उन सबको इकट्ठा कर लिया, उन सबको बुला लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम ले लिया। ड्रम मतलब ये क्या बोलते हैं हम लोग इसे, ढोलक, है ना, महिलाएं जो बजाती है। ओल्ड ड्रम ले लिया एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाने गाना शुरू कर दिया। फिल्मी गाने नहीं, कौन से गाने गाए, वो गाने कौन से गा रही थी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्पेड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated drum and sang for the homecoming of warriors। तो जब भी ऐसा समय होता है, जब कोई घर आता है, उसको हमारे समाज में सामान्यतः एक शब्द से जाना जाता है, वो है अगवानी। और अगवानी के गीत होते हैं, लगभग सभी भाषाओं में होते हैं, सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी आपको देखने को मिलेंगे। आप भोजपुरी की बात करेंगे, आप बुंदेलखंडी की बात करेंगे, आप बिहारी की बात करेंगे, राजस्थानी की बात करेंगे, तो सभी भाषाओं में लगभग अगवानी के गीत जो हैं वो सुनने को मिलते हैं कि जब भी योद्धा लोग, जब भी वॉरियर्स युद्ध से वापस लौटते हैं, उस समय में उन गीतों को गाया जाता है। ठीक है, तो कई घंटों तक वो थपकी दे करके उस झोलदार यानी ढीली स्किन वाले, जीर्णावस्था के यानी डिप्लीटेटेड का मतलब क्या है, टूटा फूटा, थोड़ा सा टूटा फूटा सा जो ड्रम था, ढोल था,
उसे वो बजा रही थी और होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं के घर आने के गीतों को गा रही थी। वी हैड टू परसुएड, परसुएड का मतलब मनाना या राजी करना, हमें उन्हें मनाना पड़ा, हमें उन्हें राजी करना पड़ा टू स्टॉप, कि बस बहुत देर हो गई उन्हें गाते हुए, थकान हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, अब वो रुक जाए। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, अत्यधिक तनाव या अत्यधिक अपने शरीर पर बोझ ना दें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और मेरे जीवन में पहली बार मैंने ये देखा था कि वो प्रे नहीं कर रही थी, वो ड्रम बजा रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वह बीमार हो गई। कैसी हो गई? वह बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये एक बहुत ही हल्का बुखार था, यानी उन्हें हल्का सा बुखार हो गया था अगली सुबह। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि इनका ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ इस बात को अलग ही तरह से सोच रही थी, विचार कर रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, वो हमें ये बता रही थी कि उनका अंत जो है वो बहुत करीब है, उनका अंत पास ही है, अब उनका जीवन का अंत होने वाला है। शी सेड दैट, उन्होंने ऐसा कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उन्होंने ये बात हमें अपने जीवन के अंतिम अध्याय के समाप्त होने से कुछ घंटे पहले ही कही। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उन्होंने अपने आप को अब प्रार्थनाओं के लिए छोड़ दिया था, कि भाई अब मेरे जीवन में अब मुझे और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं देखना, मेरे जीवन में जितना समय बचा है उतना समय मुझे बस प्रार्थना ही करनी है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो अब और ज्यादा अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती थी, छोड़ना चाहती थी हमसे बात करके। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया कि भाई ऐसा क्यों, अगर अंत समय में है या आपका अंत समय है या नहीं है, हमसे बात तो करो। बट शी इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने हमारी सभी बातों को, सभी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज कर दिया, हमारे प्रोटेस्ट को, यानी हमारे विरोध को। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वह, इसको बोलते हैं लेटना, वह शांति से अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, प्रेइंग कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। टेलिंग हर बीट्स, अपनी माला के जो दाने थे, मोती थे, उन्हें फेर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कोई थोड़ा सा भी शक होता, संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ हिलना बंद हो गए। द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी माला जो थी, उनकी माला गिर गई उनकी बेजान उंगलियों से। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्ण पीलापन, निर्जीवता उनके चेहरे पर छा गई। एंड वी न्यू, और हम जानते थे, दैट शी वॉज डेड, कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, जैसा कि परंपरा है, रिवाज है, हमने उन्हें उनके बेड से उठाया और उठा करके जमीन पर लेटाया, जैसा कि हमारी परंपरा या हमारे रिवाज कहते हैं। एंड कवर्ड हर, और उन्हें ढका, विथ अ रेड श्राउड, एक लाल रंग के कफन से, यानी उन पर लाल रंग का कफन ओढ़ाया गया, ढका गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग, कुछ घंटों तक शोक मनाने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स, उनकी अंतिम विदा के लिए, उनको शमशान ले जाने के लिए जो भी अरेंजमेंट्स करने थे, जो भी व्यवस्थाएं करनी थी उनके लिए। फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार के लिए। इन द इवनिंग, शाम के समय में, वी वेंट टू हर रूम, हम फिर से उनके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, अर्थी जिसको बोला जाता है ना, बांस की बनी हुई जो दो लकड़ियों पर जो बनाया जाता है। टू टेक हर
टू क्रिमेटेड, उनका शव दहन करने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए उन्हें ले जाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, ये बहुत ही सिग्निफिकेंस है, एक प्रतीक है ये, क्योंकि जैसे उनके जीवन का सूर्य जो है वो अस्त हो चुका था दादी के, वैसे ही आसमान में जब उन्हें विदा दी जा रही थी उस समय भी सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और डूबते हुए उस सूरज की रोशनी से उनके कमरे में उजाला हो गया था। एंड वेरेंडा, और बरामदे में, विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एक लौ जो है, एक रोशनी जो है गोल्डन कलर की, यानी सुनहरी रोशनी वहां पर दिखाई दे रही थी, जो थोड़ी सी दिव्य दिखाई दे रही थी। दिव्य का मतलब होता है अनर्दी, कोई ऐसी चीज जो कि ऐसा लगता है कि सामान्य नहीं है, कुछ ना कुछ उसका, इसका एक विशेष महत्व है कि वो आखिरी बार जैसे वो रोशनी वहां चमकी, आखिरी बार जैसे उनका वहां होना देखा जा रहा हो या महसूस किया जा रहा हो, और ये शायद उनकी हमेशा के लिए उस घर से अंतिम विदाई होने वाली। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम लोग अपने चौक में आधे रास्ते में जाकर रुके। ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, पूरे के पूरे बरामदे में और उनके कमरे में जहां पर उन्हें लेटाया गया था जब उनकी मृत्यु हुई, और उन्हें जब ढका हुआ था रेड श्राउड से, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, यानी हजारों की तादाद में पक्षी, चिड़िया, सेट स्कैटर्ड, चारों तरफ फैली हुई थी, और सेट का मतलब है वहां पर बैठी हुई थी, ऑन द फ्लोर, जमीन पर। देयर वॉज नो चिरुपिंग, किसी भी प्रकार की चहचहाहट, किसी भी प्रकार की चहचहाहट सुनाई नहीं दे रही थी। वे हजारों की तादाद में पक्षी बैठे थे, लेकिन बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बहुत ही दुख हुआ उन पक्षियों को देख करके भी, कि उन पक्षियों का एकमात्र सहारा जो वो दादी थी वो अभी संसार से जा चुकी हैं, तो उन पक्षियों को देख करके भी हमें दुख हुआ। माई मदर फेच्ड सम ब्रेड, मेरी माँ रसोई में जाके एक रोटी ले आई, कुछ रोटियाँ, कुछ सम ब्रेड ले आई, फॉर देम, उनके लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और ये रोटियों के टुकड़े उन पक्षियों की तरफ उन्होंने फेंक दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस, उन चिड़ियाओं ने, उन पक्षियों ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमें कई बार लगता है कि जीव जंतु जो हैं, पशु पक्षी जो हैं, उनको पता नहीं चलता, वो कुछ समझते नहीं है मृत्यु के बारे में, लेकिन वास्तविकता में ये सच नहीं है। आप देखेंगे गांव में तो बच्चे जानते होंगे, शहरों के लोग भी जानते होंगे जिनके घर में कोई पेट है ना, किसी की मृत्यु हो जाती है तो पशु पक्षी खाना छोड़ देते हैं। इनका सबसे बड़ा दुख दिखाने का तरीका है, ये कुछ भी खाते नहीं है जब तक उनको बहुत सहज ना किया जाए, जब तक उनको थोड़ा संभाला ना जाए, थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट ना दिया जाए। तो वही इन पक्षियों के साथ भी हमें देखने को मिल रहा है कि वो केवल रोटियों के टुकड़े के भूखे नहीं, जिस प्रेम से दादी उन्हें वो रोटी खिलाती थी, जिस प्रसन्नता से उनके साथ समय बिताती थी, रोटियों से ज्यादा महत्वपूर्ण इन पक्षियों के लिए वो क्षण थे या वो भाव था। ऐसा हम यहां पर अभी देख रहे हैं। तो उन पक्षियों ने कोई ध्यान नहीं दिया उस ब्रेड पर। When we carried my grandmother's corpse, जब हम वहां से ले गए मेरी दादी माँ के शव को, लाश को या मृत शरीर को, they flew away quietly, वे चुपचाप शांति से वहां से उड़कर चली गई। Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin, और अगले दिन सुबह जो स्वीपर था, यानी कि जो झाड़ू निकालने वाला व्यक्ति था, उसने झाड़ू निकाल करके यानी स्वेप्ट करके ब्रेड के जो भी क्रम्स थे, रोटी के जो भी टुकड़े थे, उन्हें डस्टबिन में, उन्हें कूड़ादान में डाल दिया। इसी के साथ गाइस हमारा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि मानवीय भावनाएं जो हैं, ह्यूमन इमोशंस जो हैं, उससे कनेक्ट होने का मौका आप लोगों को मिला होगा। केवल मार्क्स के पीछे भागते रहना ही जीवन नहीं है। अभी मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, फिर नौकरी के पीछे भागेंगे,
फिर नौकरी मिल जाएगी तो प्रमोशन के पीछे भागेंगे, फिर प्रमोशन मिल जाएगा तो और पैसा मिल जाए उसके पीछे भागेंगे। तो जीवन में स्वार्थ की जो भावना है, उसके अलावा अन्य बहुत सारी भावनाएं हैं जिन्हें उतना ही महत्व देना जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन केवल मार्क्स या केवल पैसों से तो जीवन चलने नहीं वाला। हमारे आसपास के जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे पड़ोस के जो लोग हैं जिनके साथ हम लोग रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनका भी उतना ही महत्व है। तो मैंने अपने लास्ट ईयर के लेक्चर में कहा था, और मैं भी यही कहूँगा कि आज भी मैं चाहूँगा कि यही सोशल एक्सपेरिमेंट आप करें। ये एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट है। आपके घर में जो भी बड़े बूढ़े हों, जो भी वृद्धावस्था में हों, जिनकी आयु 55-60 वर्ष के ऊपर की हो, उनसे जाकर के पूछिए कि आप अपने लिए हमसे क्या चाहते हैं, हम आपके लिए क्या करें जिससे आपको प्रसन्नता हो। अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अड़ोस पड़ोस में कोई दादाजी हैं, उनसे पूछिए कि भाई हमारे सर ने कहा है, मैं जानना चाहता हूं कि भाई आप हम लोगों से, बच्चों से आप हमसे क्या चाहते हैं कि हम क्या ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले। तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों का एक ही जवाब आएगा कि हमें इस उम्र में आने के बाद अपने बेटे पोते, जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमें उनसे केवल एक चीज़ चाहिए, वो है उनका समय, कि वो आएँ, कुछ देर के लिए हमारे साथ बैठ जाएं, हमारे से बात कर लें, कुछ चर्चा हो जाए, थोड़ी हंसी मजाक कर लें, उनके जीवन में क्या चल रहा है वो हमसे साझा कर लें, हमारे जीवन में क्या चल रहा है वो हमसे पूछ लें, है ना। बस इतना ही चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहते। तो एक बार बात कीजिएगा, बात करके देखिएगा। और अगर आपके आसपास ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो वृद्धावस्था में है, बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, उनके जीवन के अनुभव को सुनिए, जानिए, उससे आपको बहुत कुछ अपने जीवन में सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।